Okay, so hello friends. Thanks for joining the simplest Vedic astrology course, and here we are in this chapter. हम आज सीखेंगे कि जोडिएक क्या होता है। तो अभी तक हमने सीखा है कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो चार्ट में कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, चार्ट कैसा होता है, चार्ट में कितने बॉक्सेस होते हैं, क्यों होते हैं, हमने ये सब सीखा था। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द जोडिएक। बट हमने ये देखा भी था इनिशियली, वी वेंट थ्रू अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट अ ज़ोडिएक इज। ज़ोडिएक इज एन इमेजिनरी बैंड, अ सर्कल, अ बैंड आउटसाइड द अर्थ। वो हमको दिखता नहीं है, बट जो अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड वो सन का जो मोशन हमें दिखता है, एक इमेजिनरी प्लानिटरी मोशन, वो हमको ज़ोडिएक के तौर पे हमने बनाया हुआ है। Okay, let's start once again. Hello friends, thanks for continuing with this course. This is the simplest Vedic astrology course. You will learn all concepts in the most simplest way in this course. So until now, हमने क्या सीखा है? हमने चार्ट कैसे होता है, चार्ट में क्या क्या होता है, कितने बॉक्सेस होते हैं, वो सब हमने सीखे हैं। हमने ये भी एक बेसिक देखा है कि ज़ोडिएक क्या होता है। हमने प्लैनेट्स देखे हैं, प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं कि प्लैनेट क्या करेंगे, उनके पावर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हमने ज़ोडिएक का एक बड़ी बेसिक आइडिया देखा था कि इफ़ यू स्टैंड ऑन द अर्थ, आप अर्थ पे कहीं पे खड़े हो एंड आप अगर ऊपर देखो तो अर्थ के बाहर एक बैंड, जैसे राउंड बैंड जैसे शेप होता है, इसको हम ज़ोडिएक बुलाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, पर एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स ने ये सोच के करा था कि अर्थ कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन का जो पोजीशंस हैं वो चेंज होता रहता है अर्थ के रिलेटिव में। तो जो सन का पोजीशन होता है, सन मूव करता रहता है पूरा, तो उसको जो मोशन है उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो 12 पार्ट्स कर दिया, तो एज अ सर्कुलर बैंड 12 ज़ोडिएक्स बना दिया। और हमने ये भी सीखा था कि नंबर 12 क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सिर्फ 12 ज़ोडिएक क्यों बनाया, और ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। एंड ये सारे हमारे पूर्वजों ने कैलकुलेट करके विथ दैट टेक्नोलॉजी, जो पहले वाला टेक्नोलॉजी था उनके पास, विच वॉज मच 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 बेटर दैन व्हाट एग्जिस्ट्स टुडे, तो उनके हिसाब से उन्होंने 12 ज़ोडिएक्स बनाया था। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि ये ज़ोडिएक्स कौन से हैं एंड हाउ डू वी रिमेंबर देम इन अ वेरी सिंपल वे। हम ये सीखेंगे कि ये ज़ोडिएक हम कैसे याद रख पाएंगे, थ्रू इमेजेस, थ्रू छोटे मोटे स्टोरीज और थ्रू आइडियाज़ जो हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कोई अगर प्लैनेट है, वो प्लैनेट कोई अगर ज़ोडिएक में आके बैठता है तो उसका पावर कैसे होता है, कि उसका पावर कम होता है कि ज़्यादा होता है, वो भी हम सीखेंगे। बट पहले हम ज़ोडिएक्स के बारे में देखते हैं। एंड एज वी ऑल नो ऑलरेडी, जो हमने पहले देखा था कि देयर आर 12 डिफरेंट ज़ोडिएक्स। सो द पोजीशन ऑफ ज़ोडिएक इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। जो हम अभी साउथ इंडियन चार्ट आके देख रहे हैं, तो इसमें जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस कभी चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पे एरीज हैं, जो मेष हैं, ये चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। कोई भी साउथ इंडियन चार्ट में एरीज हमेशा यहीं पे रहेगा, टॉरस हमेशा यहीं पे रहेगा, जेमिनी यहीं पे रहेगा, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ये सारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। पर जो हमने पहले सीखा था कि असेंडेंट कौन से घर पे होता है, वो नंबर 1 हाउस हम उसको मानते हैं, एंट्री गेटवे इनटू द साउथ इंडियन चार्ट, तो वो अलग हैं। और अगर हम लाल किताब पढ़ने स्टार्ट करते हैं, तो लाल किताब कंसिडर्स दिस एज हाउस नंबर 1। जो एरीज हैं, जो मेष हैं, उसको हाउस नंबर 1 करके हम लाल किताब में सोचते हैं। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझना है कि अगर एरीज ये चार्ट में यहाँ पे है, तो हर चार्ट में एरीज यहीं पे होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 12 डिफरेंट ज़ोडिएक्स, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। पाइसिस आखिर में आता है, एरीज बिगिनिंग में आता है। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, एरीज या फिर मेष ये होता क्या है, इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एरीज, इसका क्या मतलब है, टॉरस का क्या मतलब है, जेमिनी का क्या मतलब है, कैंसर, लियो, वर्गो, इन सब का मतलब क्या है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रिडिक्शन कर पाए। तो प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि ये चार्ट में ये घर में, ये रूम में कौन सा प्लैनेट बसा हुआ है। अगर प्लैनेट नहीं है तो हम उसके लिए और एक चीज़ है वो देखेंगे, बट पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट यहाँ पे है, कौन सा प्लैनेट यहाँ पे है। तो वो सब समझने के लिए पहली चीज़ हमको ये समझना पड़ेगा कि एरीज क्या है। हमने एक और चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि अगर एक रूम है, वो रूम का इंटीरियर होता है, वो ज़ोडिएक होता है। तो वो इंटीरियर के हिसाब से मैं अगर एक रूम में हूँ, मैं खुश होता हूँ या फिर मैं एनर्जेटिक होता हूँ, मैं कुछ और होता हूँ, राइट। तो एरीज, टॉरस, ये सब मिला के हम ये पहले एरीज से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टू टॉरस एंड देन हम यहाँ से पढ़ के यहाँ तक आ जाएंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ज़ोडिएक रियली इज। हम इसको एस्ट्रोनॉमी के एंगल से नहीं देखेंगे, हम इसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखेंगे और हम समझेंगे कि एरीज क्या है, टॉरस क्या है, जेमिनी क्या है, राइट। एरीज हम उसको मेष भी बुलाते हैं। मेष वो होता है, ओके कट इट हियर। Okay, so before going ahead with एरीज पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और एक छोटी सी चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। वो छोटी सी चीज़ है ये, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने फिर से एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस लिखा हुआ है। यहाँ पे ज़ोडिएक के पोजीशंस कभी नहीं बदलते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं और इनके रूलर्स के नाम हमने डाले हैं। तो इसका लॉजिक अभी हम नहीं देखेंगे, बट हम इसको याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे, पहले दो घर हैं जेमिनी एंड वर्गो, दीज आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, दे आर ऑलवेज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। जेमिनी हमेशा यहीं पे रहेगा, वर्गो हमेशा यहीं पे रहेगा एंड जेमिनी एंड वर्गो आर ऑलवेज ruled by Mercury. Venus rules Taurus and Libra. तो इसको अगर हम हिंदी या संस्कृत में ही बोले, मेष, वृषभ, मिथुन, हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इन दो ज़ोडिएक्स का रूलर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, ठीक है। टॉरस और लिब्रा का रूलर है वीनस। एक सेकेंड, तो टॉरस और लिब्रा का ओनर है, मतलब रूलर है वीनस। तो वीनस इसको रूल करता है, वीनस लिब्रा को भी रूल करता है। मार्स एरीज को रूल करता है, मार्स स्कॉर्पियो को रूल करता है। पाइसिस और सजिटेरियस को जुपिटर रूल करता है और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न को दोनों सैटर्न रूल करते हैं। लियो को सन रूल करता है एंड कैंसर को मून रूल करता है। तो इसको द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस और मेमोराइज दिस इज जस्ट थ्रू दिस डायग्राम। ये बहुत सिमेट्रिकल चीज़ है कि यहाँ पे जो है लियो आता है, लियो मतलब सिंह राशि। तो सिंह राशि इज द लायन। तो लायन जो रिप्रेजेंट करता है सन को रिप्रेजेंट करता है, तो सन इज द रूलर ऑफ लियो। सिमिलरली कैंसर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस कौन है, मून, तो मून इज द रूलर ऑफ कैंसर। तो जेमिनी एंड वर्गो दोनों सोच, इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करते हैं, तो उसका मर्क्यूरी हो जाता है रूलर।
टॉरस एंड लिब्रा दोनों का वीनस हो जाता है, और मार्स स्कॉर्पियो और एरीज का रूलर हो जाता है। ये अभी के लिए इट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसका लॉजिकली आप अगर ढूंढोगे तो एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसको याद रखें कि कौन सा ज़ोडिएक को कौन सा प्लैनेट रूल करता है, राइट। सो इसको हम एक बेस मानते हुए हम अभी आगे चलेंगे। हम पहले देखेंगे एरीज। तो एरीज क्या होता है? एरीज इज बेसिकली मेष राशि। एरीज इज द मेल शीप। मेल शीप का मतलब है रैम बोलते हैं उसको। एक मैं यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ। ये मेल शीप होता है और ये हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एरीज इज वो इनिशिएट करता है, और वो हमेशा अपने हेड को यूज करके फाइट करता है। तो अगर आप ये पिक्चर देखो तो यहाँ पे ये हेड को यूज करके दूसरा मेल शीप का हेड पे हेड बट कर रहा है। तो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज एक ऐसा प्राणी है जो अपना हेड को यूज करके फाइट करता है। ऐसा कोई और प्राणी नहीं है जो हेड को यूज करके खेले। जैसे आप या फिर बुल फाइटिंग देख लो, वो पूरा अपना हेड को यूज नहीं करता, वो पूरा बॉडी को यूज करता है बुल। तो अगर आप मेल शीप को देखो विच इज अ रैम, हम इसको रैम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करते हैं? ये अपने सर को यूज करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, एरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाता है कि वो करेजियस है, इनिशिएटिव लेता है, ऑल दैट, बट वो कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा तैयार रहता है। हमेशा वो सबसे आगे जाके हमेशा पहले हेड फर्स्ट चला जाता है एंड लड़ने के लिए तैयार होता है। तो इसी में वीकनेसेस भी कुछ आ जाते हैं कि वो थोड़ा इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव का मतलब है बिना सोचे समझे कुछ काम करना, उसको सडनली कुछ काम करना, उसको इम्पल्सिव बोलते हैं। और ज़्यादा थॉटफुल नहीं होता। पर अगर लड़ाई करनी है तो एरीज रैम या फिर मेल शीप ये हमेशा तैयार रहता है, हमेशा। तो हमने इसके पहले देखा था कि एरीज इज रूल्ड बाय मार्स एंड मार्स इज ऑलवेज अ वॉरियर। तो एरीज इज रूल्ड बाय मार्स, सो एरीज एक वॉरियर हो जाता है, राइट। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? पहली चीज ये, आपको जब आप एरीज या फिर मेष के बारे में सोचते हो, आपको ये फोटो या ये पिक्चर याद आनी चाहिए जो मेल शीप का है, मेष का है, जिसमें उसके सींग बहुत लंबे हैं और ये अटैक करता है अपने सर से, जो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये हर सिचुएशन में अपने सर को डाल के, पहले चीज वो सर को डाल के घुस जाता है और दुश्मन को तोड़ के आता है। So that is the most important thing that you need to understand about Aries, that it is always headstrong, head first. वो it is always the one to initiate. वो हमेशा पहला होता है जो स्टार्ट करता है, और ये भी फर्स्ट साइन है, फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, एंड एरीज इज कॉल्ड एज द इनिशिएटर। वो हमेशा इनिशिएट करता है, लीडर होता है, राइट। So, in summary, Aries is bold, Aries is direct, Aries is energetic, Aries is courageous, competitive, independent and fast moving. ये बहुत फास्ट भी मूव करता है, बहुत इंडिपेंडेंट होता है, राइट। वीकनेस के तौर पे he has Aries is impulsive, short tempered, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और रेस्टलेस बहुत होता है। तो ये एरीज है। तो अभी हम जाएंगे टॉरस पे। तो एरीज में आपको याद रखना है कि वो मेल शीप या रैम होता है, मेष राशि होता है। तो वो आके अटैक करने के लिए तैयार रहता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जब आपको लगेगा कि कोई प्लैनेट एरीज में है या फिर मेष में है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई, जैसे सन हो गया, लेट्स से सन इज इन द ज़ोडिएक ऑफ एरीज। तो सन इज अ नेचुरल लीडर। सन represents
leadership. Sun represents pride, honor, and all of that. So sun is like the general in a military army, right? And Aries, which is ruled by Mars. तो सन गोज वेरी वेल, मतलब सन का बहुत अच्छा सपोर्ट आ जाता है एरीज में. तो इसका मतलब है सन का पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो एरीज में आके रुक जाता है. बट एनी अदर प्लैनेट फॉर दैट मैटर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मून को देखें, मून अगर आके एरीज में बैठ गया है, राइट, मून एरीज जो भी एरीज के घर पे आके बैठा हुआ है, मून इज इमोशनल, मून इज योर माइंड, बट एरीज इज रूल्ड बाय मार्स एंड वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है. तो एक जगह पे इमोशनल है, एक जगह पे लड़ाई करने के लिए तैयार है. तो जो जिस इसके भी चार्ट में ये होता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि इमोशनल प्लस इम्पल्सिव, तो वो झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं और इमोशनल भी होते रहते हैं. सो ऐसे दोनों को कंबाइन करके आप उसको रीडिंग या प्रिडिक्ट कर सकते हो. आप कोई भी और प्लैनेट को देख सकते हो, लाइक इट कैन बी राहु, केतु, इट कैन बी मरकरी और एनीथिंग एल्स. तो प्लैनेट का जो क्वालिटी होता है उसको मिक्स करें ज़ोडिएक की क्वालिटी से. तो हम आगे जाके इसको हाउस जब हम पढ़ेंगे तो हाउस का जो लाइफ एरिया होता है वो हम पढ़ेंगे. तो लाइफ एरिया को हम ऐड करेंगे ज़ोडिएक के कैरेक्टरिस्टिक से, उससे हम प्लैनेटरी कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करेंगे और हम बोलेंगे कि लेट्स से हाउस नंबर 1 असेंडेंट आपका एरीज है या मेष लगन है, तो वहाँ पे सूरज आके बसे हुए हैं, राइट. तो सूरज वहाँ पे ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो गए हैं. तो उसमें हाउस नंबर 1 है, अगर हाउस नंबर 1 होता है हमारा अपना पर्सनालिटी, मेरा पूरा बॉडी पर्सनालिटी, मैं कैसा हूँ, हु एम आई, मतलब मैं क्या हूँ, मैं सब, मेरा सब कुछ एज ह्यूमन बॉडी एज अ पर्सनालिटी हाउस नंबर 1 दिखाता है. तो अगर हाउस नंबर 1 में वो अगर एरीज लगन गए हैं और वहाँ पे सूरज, सूर्य, सन आ गया, इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़े लीडर हो, आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. तो ऐसे हम आगे पढ़ेंगे. तो हाउसेस हमने पढ़ा नहीं है अभी तक. अगले चैप्टर में हम हाउस नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू हाउस नंबर 12 में. तो तभी आप तैयार हो जाओगे प्रेडिक्शंस करने के लिए. बस 2 कॉन्सेप्ट और दूर हैं हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करने के लिए. तो टॉरस की जब हम बात करेंगे, टॉरस अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुल है. तो ये बुल बहुत हेवी होता है, बहुत स्लोली मूव करता है, किसी से डरता नहीं है. पर आप उसको डराओ धमकाओ वो डरता नहीं है, बट कभी कभी वो अटैक कर सकता है अगर आपने बहुत उसको छेड़ दी तो. बट अदरवाइज वो बहुत सॉफ्टली स्विफ्टली मूव करता है, बहुत शांत उसका स्वभाव होता है. अ बुल, अ टॉरस इज अ वेरी वेरी काम एनिमल. So, Taurus is one of the most stable zodiac signs. Taurus का मतलब ही स्टेबिलिटी हो जाता है. तो एक तो है स्टेबिलिटी, सेंसुअलिटी एंड पेशेंस. एक बुल में बहुत सारा स्टेबिलिटी होता है, सेंसुअलिटी होता है और पेशेंस होता है. वो थोड़ा सा स्टबर्न भी हो जाता है. मैंने से स्टबर्न मतलब किसी की बात नहीं सुनेगा, वो उठेगा नहीं, वो उठेगा तो बैठेगा नहीं. बट वो बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत स्विफ्टली मूव करते हैं, राइट. तो टॉरस इज अ साइन विच इज द रूलर इज वीनस, जो हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था. टॉरस का रूलर है वीनस एंड वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, लग्जरी, मटीरियलिस्ट, बीइंग मटीरियलिस्टिक, राइट. तो वीनस के जो क्वालिटीज़ हैं वो टॉरस में आ जाते हैं. अगर कोई प्लैनेट वहाँ पे आके रुकता है तो वो बहुत स्लो एंड बहुत पेशेंट हो जाता है. तो मतलब अगर किसी को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और वो आके टॉरस में बस जाए, उसको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिल जाता है. अगर कोई भी प्लैनेट बहुत सारा टेंशन में है तो उसका स्टेबिलिटी मिल जाता है, तो उसको बहुत
उसका पावर बढ़ जाता है, द नेचुरल पावर. सो कमिंग बैक टू टॉरस या वृषभ इज द मोस्ट स्टेबल ज़ोडिएक आउट ऑफ ऑल द 12 ज़ोडिएक्स. तो आपको इसमें याद क्या रखना है? when you listen about टॉरस आपको अगर याद रखना है तो बुल आपको याद रखना पड़ेगा. बुल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो बहुत बड़ा है, आलिशान है, बहुत हेवी है, तो वो हिल नहीं पाता है, ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, वो स्लो होता है बट स्टेबल होता है. बिकॉज इट इज़ सो बिग, इतना बड़ा है तो वो स्टेबल भी होता है, सेंशुअल भी होता है, बहुत पेशेंस रहता है उसमें. सो इट इज़ एक्सट्रीमली पेशेंट. तो ये बुल के कैरेक्टरिस्टिक्स को टॉरस में याद रख सकते हो, राइट? सो बुल्स आर वेरी स्लो टू एंगर. उनको गुस्सा बहुत कम आता है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत स्टडी होते हैं, और दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड एंड दे आर फिजिकल. बिकॉज बुल आप अगर देखते हो तो हमेशा आपको कोई बहुत सारा कोई लैंड को मिलेगा जहाँ पे वो घास खा रहा है, और वो अपने आप में बहुत निश्चिंत वो काम कर रहा है, अपना सिर्फ खाए जा रहा है एंड बस कोई टेंशन नहीं है उसको, राइट? एंड इट विल मूव ओनली व्हेन इट वांट्स टू मूव. कोई बुल को आप जितना धक्का दो आगे नहीं बढ़ता, जब उसको चलना है तभी वो चलेगा, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ टॉरस इज पेशेंस, लॉयल्टी, कामनेस एंड डिपेंडेबिलिटी. आप डिपेंड कर सकते हो टॉरस पे, बिकॉज वो पेशेंट है, वो स्टेबल है, वो स्टेडी भी है, राइट? तो इनका पर्पस क्या होता है टॉरस का? इनका मेन पर्पस ये होता है इज टू बिल्ड, preserve and create stability. The main purpose of a Taurus is to build, preserve and create stability. इनको stability बनाने का ही इनका purpose होता है, right? So the strengths are strong will, reliability and persistence. तो इनका they are very strong will. ऑब्वियसली इतना जब आप बुल को देखें बहुत मस्कुलर होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो दे आर रिलायबल, दे आर स्ट्रांग एंड दे आर ऑल्सो परसिस्टेंट. बट उनका वीकनेस यही है कि वो अगर उठ जाते हैं तो बैठते नहीं, अगर बैठ जाते हैं तो उठते नहीं. आप उसको पुश करो तो पुश आगे नहीं बढ़ता, राइट? बट ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है. अगर एक बुल है 100-150 किलो का बुल है तो ऑब्वियसली वो बहुत स्टेबल रहता है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी. जैसे मून है, चंद्र क्या होता है? चंद्र इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग योर माइंड एंड माइंड इज नॉट स्टेबल. माइंड चंचल होता है, मनस चंचल होता है. तो मून को क्या ज़रूरत होता है? मून को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है. तो अगर मून टॉरस में आके बस जाए तो उसका पावर बहुत अच्छा हो जाता है, पावर बहुत बढ़ जाता है, ठीक? तो हम इसको आगे एक बार फिर से पढ़ेंगे. ओके, इसके बाद एरीज हो गया, टॉरस हो गया, मतलब मेष हो गया, वृषभ हो गया. अभी मिथुना और जेमिनाई की क्वालिटीज़ को हम कैसे याद रखें? जेमिनाई जब आप सोचते हो या फिर मिथुना जब आप सोचते हो, आपको याद आने चाहिए दो लोड. ये ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है. ट्विंस को रिप्रेजेंट इसलिए करता है बिकॉज इसका मेन पर्पस ही कम्युनिकेशन है. दो लोग हैं, ये इससे बात कर रहे हैं, वो उससे बात कर रहा है, राइट? आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों. तो जेमिनाई इज ऑलवेज अबाउट आइडिया एक्सचेंज, कम्युनिकेशन, राइट? ड्युअलिटी इसको बोलते हैं. ड्युअलिटी मतलब दो चीज़. अगर कोई दो चीज़ है तो उसको ड्युअलिटी बोलते हैं. भगवान अगर दो हैं तो उसको ड्युअलिटी बोलते हैं, दो भगवान, राइट? नॉन ड्युअलिटी जब बोलते हैं उसका मतलब है एक ही भगवान है, तो दैट इज नॉन ड्युअलिटी. बट ड्युअलिटी का मतलब है दो चीज़. तो इसका मेन आपको ये याद रखना है कि जेमिनाई इज कम्युनिकेशन. तो आइडियाज़, इनमें बहुत सारे आइडियाज़ आता रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं एक ही बार में. ये अपने आप से खुद बात करते रहते हैं. दे ऑलवेज कीप टॉकिंग टू देमसेल्व्स, राइट? तो एक चीज़ हमने मिस कर दिया कि इसका रूलर जो हमने पहले देखा था, इसका रूलर हो जाता है मर्क्यूरी. एंड मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन, जो हमने मर्क्यूरी प्लैनेट में भी पढ़ा था और हमने फिर से रिवाइज भी करा था. तो जेमिनाई
इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, जो स्मार्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जेमिनाई वो है। आइडियाज दे रिप्रेजेंट, हाँ एक सेकेंड, so Gemini, they talk to themselves, they debate in their head, they switch topics very fast because उनके दिमाग में आइडियाज होते हैं। they have two moods हमेशा। तो एक बंदे में अगर दो चीज़ें हैं, that is Gemini, it's always talking to each other, एक ट्विन दूसरी ट्विन से बात करता रहता है, so that is Gemini। तो आपको याद भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, राइट। जेमिनाई या मिथुना, इसमें ट्विन्स होते हैं, ये हमेशा इस अपने आप में कम्युनिकेट करते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू कैंसर, राइट। जब अब कैंसर यानी कर्क राशि, यानी कटक हो सकता है या कर्क राशि हो सकता है। कैंसर की जब हम बात करें, इसका आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्रैब है। क्रैब मतलब केकड़ा ज़मीन पे भी थोड़ा रहता है, समंदर में भी रहता है। ज़मीन और समंदर के बीच में ज़्यादातर ये क्रैब रहता है। केकड़ा आपको तभी दिखता है जब वो समंदर से निकल रहा है या फिर समंदर के अंदर घुस रहा है। तो थोड़ा सा समंदर और थोड़ा सा लैंड के बीच में हमेशा ये केकड़ा रहता है। उसके दो हाथ रहते हैं, वो उसका आउटर शेल बहुत स्ट्रांग रहता है, बट इनर शेल बहुत, इनर जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट रहता है। तो इसका मतलब यह है, बाहर से इट इज़ वेरी हार्ड, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। जैसे योर मदर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नर्चरिंग क्वालिटीज। इसको कर्क यानी माँ, मदर नर्चरिंग फीलिंग, मदरली फीलिंग, ये बच्चे को जैसे बढ़ाते हैं, वैसे ये भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। मतलब इट ग्रोज, इट नर्चर्स इट्स किड्स। तो बेसिकली कर्क यानी कैंसर, इसमें याद क्या रखना है आपको, जब भी आप कैंसर का नाम सुनो आपको बस क्रैब दिखना चाहिए, और ये क्रैब समंदर और लैंड के बीच में होना चाहिए। समंदर में है पानी, और पानी का मतलब है इमोशंस, और लैंड का मतलब है प्रैक्टिकलिटी। तो क्रैब यानी कैंसर यानी केकड़ा, ये हमेशा इमोशंस और पानी के बीच में रहता है। ये साइड में भी रहता है, वो साइड में भी रहता है, तो दोनों को ये डील करता है, राइट। तो हाँ, कैंसर, राइट। तो कैंसर राशि वाले, दे होल्ड ऑन टू पीपल, वो लोगों को पकड़ के जकड़ के रहते हैं, वो मेमोरीज को पकड़ के रहते हैं, वो भूलते नहीं हैं। दे होल्ड ऑन टू इमोशंस, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो इमोशंस को पकड़ के रखते हैं। एंड दे होल्ड ऑन टू लव्ड वंस, वो अपने प्यार करने वाले को पास में रखते हैं, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कैंसर में। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। लेट्स से जुपिटर, बृहस्पति क्या, बृहस्पति सिग्निफाइज इंटेलेक्चुअल, राइट। बृहस्पति सिग्निफाइज नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट, मतलब नॉलेज और विजडम तो आप समझ गए होंगे। तो बृहस्पति बहुत अगर इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो उनको वो ऐसा जोडियक चाहिए जिस जोडियक में उनको प्यार मिले, इमोशंस मिले, राइट। तो वो अगर आके कैंसर में रह जाते हैं तो जुपिटर का पावर बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि जुपिटर, उनका पावर मतलब बृहस्पति का पावर कैंसर में बहुत अच्छा सा बढ़ा रहता है। तो ये एक चीज़ हम याद रखेंगे, और जब हम अगले चैप्टर देखेंगे तब ये इसको विस्तार में पढ़ेंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ रहेगा तो उसका पावर बढ़ेगा और किसका घटेगा। ओके, नाउ वी हैव डन कैंसर, राइट। सो वी हैव डन एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। क्विक रिकैप। एरीज होता है मेल शीप या रैम होता है, वो अपना हिट फर्स्ट लड़ने लगता है, इम्पल्सिव होता है।
राइट। टॉरस होता है बुल। बुल, टॉरस इज द मोस्ट स्टेबल ज़ोडिएक आउट ऑफ द 12 ज़ोडिएक्स। वो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, वो अपने दम पर ही उठेगा बैठेगा, जब चाहिए उठेगा, जब चाहिए बैठेगा, जब चाहिए आगे जाएगा, राइट। बट ही इज़ वेरी डिपेंडेबल, रिलायबल। जेमिनाई, आप जेमिनाई का सोचते हो, आपको याद रहेगा कि देयर इज अ ट्विन में 2 लोग होते हैं, एक दूसरे से बात करता रहता है हमेशा दिमाग में, और वो अपने आप से बात करते रहते हैं, और वो टॉपिक्स भी बहुत जल्दी स्विच करते रहते हैं। सो दैट इज जेमिनाई। एंड देन यू हैव कैंसर और कर्का। कर्क इज जस्ट अ केकड़ा और अ क्रैब। क्रैब कहाँ रहता है? क्रैब रहता है आपका समंदर और ज़मीन, लैंड के बीच में। तो ये इमोशंस को पकड़ के रखता है पानी के थ्रू, और प्रैक्टिकलिटी जो होता है उसको पकड़ के रखता है लैंड के थ्रू, राइट। तो ये दोनों को अकड़ के जकड़ के रखता है, अपने प्यार, अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत क्लोज में रखता है, जिनसे ये प्यार करते हैं बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, राइट। ये इमोशंस, मेमोरीज को बहुत दबा के पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो इनटू लियो। लियो और सिम्हा। और जब आप लियो या फिर सिम्हा इसके बारे में सुनते हो, द वन थिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर इज लियो और सिम्हा। जो द लायन, यू सी द लायन, राइट। तो दिमाग में लायन आ जानी चाहिए। लायन जब फॉरेस्ट में गुजरता है, वो अपने आप सब प्राणियों को रेस्पेक्ट करने लगते हैं। लायन को कुछ करना नहीं पड़ता, बट एवरीबडी रेस्पेक्ट्स अ लायन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में सब लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। लायन वुड बी द किंग ऑफ अ फॉरेस्ट। उनको हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए जहाँ पे भी जाए। ये हमेशा, अगर आप एक ग्रुप में देखो, उसमें से अगर एक बंदा आपको नज़र आ रहा है, वो लियो ही होता है। वो नज़र आते हैं, वो ऐसे ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो नज़र आते हैं। और लियो में अगर सन आके बैठ जाता है तो सन बिकम्स वेरी स्ट्रांग, बिकॉज सन इज द रूलर ऑफ लियो, राइट। सो सन इज ऑल्सो द अथॉरिटी फिगर। तो इट्स ऑल, अभी एक सेकंड बाहर से, लियो और द सन। तो दिस इज अ वेरी सिंपल ज़ोडिएक। आप जब भी लियो के बारे में सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंह राशि है, मतलब कोई भी प्लैनेट आके बैठा है वो लायन के घर पे आके बैठा हुआ है, राइट। तो उसका क्वालिटी भी वैसे ही हो जाएगा। अगर सन आके बैठेगा तो सूर्य का पावर बढ़ जाएगा, राइट। तो ये लीडरशिप है ऑलरेडी, उसी में सन आके बैठे हुए हैं, तो सन या सूर्य उनका पावर बढ़ जाता है काम में, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज वर्गो। वर्गो इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर, आपको ये याद आ जाएगा। पर इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। जो हम अभी तक एनिमल्स को देखते आए हैं, और हमने एक ट्विन को भी देखा, बट वर्गो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कन्या, मतलब एक मेडन, मतलब एक यंग लड़की जो बहुत पॉलिश्ड है। यंग लड़की जो गांव से आती है, उसको कुछ नहीं पता, ऐसे वो वाली नहीं। ये यंग लड़की ऐसी है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, इसको सब बहुत कुछ अच्छा सा नॉलेज है, और इसको जो कोई भी काम आप दे ये बहुत अच्छी तरह से कर देती है, बहुत प्रिसाइजली कर देती है, और बहुत सर्विस ओरिएंटेड है और एनालिटिकल है। एक चीज़ है कि वर्गो इज द ज़ोडिएक दैट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, राइट। सो मर्क्यूरी गिव्स दैट इंटेलिजेंस, बट द प्रॉब्लम विद मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्मार्टनेस एंड ऑल दैट, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, मतलब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं पर आपको वो इम्प्लीमेंट करने हैं। आपको जैसे आपको एक गाड़ी बनाना है, आपके पास आइडियाज़ हैं बट आपको डिज़ाइन करके उसको बिल्ड करना है, तो वो वर्गो ही कर सकता है। तो वर्गो, द डेफिनेशन ऑफ वर्गो इज प्रेसिजन सर्विस एंड एनालिसिस। तो जब मर्क्यूरी एज ए प्लैनेट आके वर्गो में बस जाता है,
तो देन यू हैव प्रेसिजन, दैट इज वर्गो, प्लस यू हैव इंटेलिजेंस। तो मर्क्यूरी का पावर बहुत अच्छा सा बढ़ जाता है वर्गो में। सो मर्क्यूरी बिकम्स वेरी स्ट्रांग, मर्क्यूरी का पावर एक्सट्रीमली बढ़ जाता है। सो आई होप यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट वर्गो नाउ। वर्गो जब आपके दिमाग में है, कन्या, इसको कन्या बोलते हैं, तो कन्या का फोटो याद आनी चाहिए। ये एक ऐसी कन्या है जो जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, इसको बहुत सारा नॉलेज है, इनको बहुत सारी स्किल्स हैं, ये बहुत प्रिसाइजली अपने स्किल्स को यूज़ करके सर्विस ओरिएंटेड काम करती हैं। जैसे आपने बोल दिया घर का पेंट कर दो, बहुत अच्छी तरह से पेंट कर देगी। आपने जो भी इनको काम दिया ये बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ऑर्डरली होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई वर्गो नहीं मिलेगा जिसके घर में मतलब सामान यहाँ वहाँ रखा हो। एवरीथिंग दैट यू सी इन अ वर्गो पर्सनस हाउस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए। और इनका अटेंशन टू डिटेल, इनका केयरफुलनेस और इनका प्योरिटी। तो हमने प्योरिटी के बारे में नहीं बात किया है। वर्गो जो हम कन्या की बात कर रहे हैं उसमें प्योरिटी भर भर के होता है। शी इज़ एक्सट्रीमली प्योर एंड शी इज़ एक्सट्रीमली इनके पास अटेंशन टू डिटेल होता है। अटेंशन टू डिटेल का मतलब है कि छोटी सी छोटी चीज़ें, इनका डिटेल इनको पता रहता है, इनको दिमाग में रखते हुए ही अपना काम करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं, राइट। तो मर्क्यूरी खुद में हाँ, तो मर्क्यूरी रूल्स 2 डिफरेंट ज़ोडियाक। मर्क्यूरी 2 डिफरेंट ज़ोडियाक को रूल करता है। एक है आपका जेमिनी जो ऊपर कोने में है, और एक है जो वर्गो नीचे राइट साइड कोने में है, राइट। तो जेमिनी है मर्क्यूरी का प्लेफुल, मतलब खिलते हुए वाला, जो खेलते रहते हैं। ओके, लेट मी डू दैट। So Mercury rules 2 planets. One is Gemini, which is on the top right corner, and then there's Virgo, which is on the top bottom right corner, right? So Gemini is the playful part of Mercury, whereas Virgo is the analytical part of Mercury, the analytical, organized problem-solving part of Mercury. तो Mercury जब Virgo में आकर बैठता है तो उसका पावर बहुत बढ़ जाता है, ठीक। तो now let's move on to the next one. That is now let's move to Tula. इसको हम we will just do this quickly. Libra या फिर तुला, ये क्या होता है इसमें? अरे लिब्रा या फिर तुला। तो जो डायग्राम हमने पहले देखा था उसमें वीनस is the one that is ruling Libra. Libra का रूलर है वीनस, राइट। लिब्रा का सिंबल की है बैलेंस, इसको बैलेंस बोलते हैं। इट इज ऑलवेज हैविंग अ बैलेंस। लिब्रा हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखते हैं, एक हार्मनी में रखते हैं। इनको ब्यूटी अच्छा लगता है बिकॉज वीनस इज द प्लैनेट रूलर फॉर लिब्रा। ये कभी भी झगड़ते नहीं हैं, इनको झगड़ना मतलब अच्छा नहीं लगता। इनको सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर सब कुछ बिना कोई कियास, मतलब कोई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से रहना अच्छा लगता है। सो दैट इज लिब्रा, राइट, ऑलवेज अ बैलेंस। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, जैसे हम एक बैलेंस मतलब जो वेइंग मशीन होता है, जो बैलेंस होता है, ये हमेशा बैलेंस्ड रहता है लिब्रा के हिसाब से, राइट। तो इट्स ऑलवेज एन इक्वल गिव एंड टेक, राइट। सो दिस इज लिब्रा। तो हम जब भी आप लिब्रा के बारे में सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सूर्य आके लिब्रा में आके रुक जाते हैं, सूरज या सूर्य को क्या चाहिए? लीडरशिप चाहिए, उनको प्राइड, उनको वॉर करना अच्छा लगता है। ही इज अ वॉरियर, ही विल फाइट फॉर यू, राइट। ही विल फाइट फॉर समथिंग, ही विल फाइट फॉर धर्म, और धर्म के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। बट लिब्रा ऐसा नहीं है। लिब्रा डज नॉट वांट अ फाइट। लिब्रा इज ऑल अबाउट हार्मनी, लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस। इवन इफ इट टेक्स अ कॉम्प्रोमाइज दे विल स्टिल बी बैलेंस्ड। तो अगर सन आके लिब्रा में आ जाते हैं तो उनका पावर बहुत घट जाता है। सूर्य
उनको लड़ाई करना है, उनको अपना धर्म आगे बढ़ाना है, बट लिब्रा ही वांट्स हार्मनी। तो जब सन आके लिब्रा में बैठता है तो उनका पावर बहुत घट जाता है। ये हम फिर से पढ़ेंगे। सो ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। स्कॉर्पियो, इंटरेस्टिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। दिस इज एन एक्चुअल स्कॉर्पियो। आप जब भी स्कॉर्पियो के बारे में सोचेंगे एज ए ज़ोडिएक साइन, आपको पहली चीज़ ये याद आनी चाहिए कि वो एक्चुअल स्कॉर्पियो है। जो आपने देखा होगा अगर आप कभी विलेज में जाते हो या फिर कहीं पानी के आसपास जाते हो या फिर कोई माउंटेन्स पे जाते हो, तो एन एक्चुअल स्कॉर्पियन ये आपको हर जगह पे नहीं मिलता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको बहुत कम जगहों पे मिलता है। ये अपने छोटे से एक बिल में रहता है, ये बाहर नहीं आता है, ये अपने खुद के बिल में ही रहेगा हमेशा। आप इसको तंग करेंगे तो आके आपको बाइट करेगा एंड वो बहुत पॉइजनस हो जाते हैं, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना पड़ता है कि ये हमेशा एक मिस्टीरियस तरीके से, एक मिस्टीरियस जगह पे, बहुत डीप जंगलों में, बहुत कहीं और रहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत इन डीप थॉट्स, डीप मेडिटेशन, डीप थॉट प्रोसेस, इसके लिए जाने जाते हैं, राइट। दे लुक वेरी क्वाइट, वो बहुत क्वाइट लगते हैं, वो हिलते हैं बहुत कम, बहुत क्वाइट लगते हैं। दे स्टे स्टिल, वो ज़्यादा हिलते नहीं हैं, वो हिडन रहते हैं हमेशा, वो ज़्यादा दिखते हैं नहीं। आपको अगर सिटी में रहते हो तो वो दिखेगा ना, आप अगर टीवी में देखो नेशनल जियोग्राफिक पे तो आपको दिखेगा, राइट। बट उनके पावर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वो आपको काट सकते हैं, और एक बार अगर उसने डस दिया तो पूरा मतलब शरीर में वो लग जाता है, पॉइजन रहता है उनमें, राइट। तो सिमिलरली स्कॉर्पियो पर्सन, स्कॉर्पियो पीपल, दे विल ऑलवेज अपीयर काम। वो अच्छा सा हमेशा से काम नज़र आएंगे, मतलब पीसफुल नज़र आएंगे। वो अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, वो कभी भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, वो इमोशंस ऑलमोस्ट हिडन रहता है, एग्जैक्टली लाइक अ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन हमेशा वो हिडन रहता है, वैसे एक स्कॉर्पियो पर्सन या स्कॉर्पियो पीपल, उनका भी इमोशंस हिडन रहता है। उनका इंटेंसिटी, डेप्थ ऑफ इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहता है, और वो बहुत अंदर होता है, वो दिखाते नहीं, वो बहुत मिस्टीरियस होते हैं, वो कुछ नहीं दिखाते, राइट। स्कॉर्पियो हमेशा अंडरग्राउंड होता है, वो मिस्टीरियस होता है, वो सबकॉन्शियस, तो इसीलिए वो स्कॉर्पियो पीपल आर ऑलवेज इन देयर सबकॉन्शियस माइंड मोस्टली, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्कॉर्पियो इज ऑल्सो रूल्ड बाय मार्स, राइट। तो मार्स क्या देता है उनको? स्ट्रैटेजी, इंटेंसिटी और एक फोर्स देता है, और एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है। तो स्कॉर्पियो, उसको क्या चाहिए जीने के लिए? उसको स्ट्रैटेजी चाहिए, वो कहाँ छुटना है, कहाँ से किसको कहाँ डसना है, तो एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो मार्स उनको देता है, बट वो छुपा रहता है ज़्यादातर, और उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की ज़रूरत है। तो आपको हमेशा जब भी आप स्कॉर्पियो के बारे में सोचो, बस स्कॉर्पियो कैसे होता है उसके बारे में आप अगर याद रखोगे तो दिन ये बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्कॉर्पियो रियली डज, राइट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेट्स से मून इज इन स्कॉर्पियो। मून एज ए प्लैनेट स्कॉर्पियो में आके बैठ गया है। मून पहले से माइंड को दर्शाता है, मून इज द माइंड, राइट। आपका माइंड ऑलरेडी बहुत चंचल है, उसके ऊपर से आके स्कॉर्पियो में बैठ गया। अभी स्कॉर्पियो में पहले इन डेप्थ इमोशंस है, वो इमोशंस नहीं दिखा रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, मून का जो पावर होता है वो घट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे 30वें पार्ट अगले चैप्टर में। नेक्स्ट, सजिटेरियस या फिर धनु। तो सजिटेरियस या फिर धनु राशि, आप ये जब ये देखोगे तो पहली चीज़ आपको ये याद आनी चाहिए, वो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नीड टू रिमेंबर इज दैट द एनिमल और द पर्सन दैट इज रिप्रेजेंटिंग सजिटेरियस इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल। तो हाफ ह्यूमन का अपर बॉडी है, हाफ एनिमल का अपर बॉडी है, और उसके पास एक बो एंड एरो है, राइट। ही हैज़ अ बो एंड एन एरो। तो वो बो एंड एरो लेके वो हंट कर रहा है,
ही इज हंटिंग समथिंग। तो जब भी वो बो एंड एरो लेके ऐसा करता है, वो बहुत दूर की सोच रहा है, दूर जो बैठा हुआ है, जो भी प्रे उसका, जैसे हो गया कोई तो एनिमल हो गया, तो वो बहुत दूर है, तो ये दूर का चीज देख रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली Sagittarius is ruled by Jupiter. So Jupiter gives Sagittarius the wisdom, the long range thinking. वो हमेशा long range सोचता है, कभी छोटे छोटे मोटे नहीं सोचता, वो बहुत लंबे रास्ता सोचता है, राइट? तो Jupiter will help Sagittarius in that. So Sagittarius is basically an archer with a bow and an arrow, right? Sagittarius is always optimistic, ambitious, future oriented, visionary, and he's seeking for meaning. उसको फ्रीडम चाहिए, वो मीनिंग को सीख कर रहा है. He's always trying to find the higher truth, right? So जो जुपिटर हैं, जुपिटर इनको यही सिखा रहा है कि आप जाके हायर ट्रुथ को ढूंढो, right? So he's always looking for wisdom and expansion and the higher truth. Right, an archer looks at a distant target, aiming for a higher truth. हमेशा when you hit, you always point at a higher location. So you are always looking for a higher truth as a Sagittarius, right? So, okay. So in sum, Sagittarius is always looking for truth, looking for wisdom, and pursuing knowledge. मतलब इनको knowledge चाहिए, ज्ञान, इनको विजडम चाहिए, और ये सीकर्स ने इन सब के, मतलब ये विजडम और नॉलेज के सर्च में है, राइट? सो दैट इज सजिटेरियस, दैट इज धनु. तो धनु, वी विल लुक इनटू हाउ प्लैनेट्स डू इन सजिटेरियस अ लिटिल लेटर, राइट? वी स्टिल हैव कैप्रिकॉर्न. So, when we talk about Capricorn, the most important thing is Capricorn is represented by a mountain goat or a sea goat, right? तो जो मकर हम बोलते हैं, उसका आधा पार्ट फिश का भी होता है कभी, या क्रोकोडाइल का भी हो सकता है, एंड और आधा पार्ट गोट का होता है. तो इट्स इन टू साइड्स, सी में भी होता है, लैंड पे भी होता है, बट इट इज क्लाइंबिंग द माउंटेन. इट्स अ माउंटेन गोट, राइट? इट्स अ पार्ट गोट, पार्ट फिश. It moves very slowly on the land because it's a goat. But the other part of it is a fish. जो, let me cut this. तो यहाँ पे fish होता है. Why did it make? Okay, hold on. Okay, so the one that I'm showing right now is a Capricorn. Half of it is a fish, the other half of it is a mountain boat, and it is climbing a mountain. So most importantly, there's characteristics of a fish, it's coming out of an ocean. There's characteristics of a goat, which is climbing a mountain. Mountain here is the most important part. So Capricorn is ruled by Saturn. Saturn gives Capricorn a structure. इनको एक structure देता है, और Capricorn people, they slowly climb up the mountain. तो इनको they love doing difficult things, so they slowly climb a mountain, right? And it's a symbol of dual environment, as I said. So the sea, there is a mountain or a land. So basically it's emotions and practicality, right? So there's a physical world and there's an emotional world. So Capricorn climbs slowly but steadily. They'll keep climbing that mountain, and mountain is the most important thing, right? And then they are patient, they are disciplined, they are hardworking because of Saturn ruling Capricorn, right? They're slow but they are unstoppable, right? So Saturn इनको structure, responsibility and long-term thinking देता है, right? So they eventually reach the top of the mountain. So that's what is most important when we come to Capricorn. So now next let's move to
Aquarius. So Aquarius is one of the interesting zodiacs. तो अगर आप देखते हो, there is a woman and there is a pot, and this pot is what is giving you water. Right? Water usually is emotions, in very simple words, and the pot is a structure, right? And one thing that you see is the water is not going back. The person जो भी ये पानी नीचे डाल रहा है, वो पानी वापस पानी में विलिप्त नहीं हो रहा है. He is not taking that back. The water is just going, right? So in this case, what is Aquarius? Aquarius is basically somebody who's distributing knowledge, the distributor of knowledge, right? It जितना भी पानी है वो कंटेनर में, वो बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. This person is distributing. Right. So Aquarius is holding and distributing knowledge to large groups. So there are 3 to 4 words that are important here. 1 is holding, 2nd is knowledge, 3 is distributing, and 4th is knowledge. Right? So it's holding knowledge to large groups. So it's holding, it's distributing knowledge to large groups. Large groups, क्यों? Because you are a water bearer. आप पानी दे रहे हो. You can't give water to one single person. Obviously, it doesn't make any logic. So you are giving water, you are distributing water, that is knowledge, to a lot of people, big groups, networks, groups of people, etc. Right? So that's the most important thing. So Aquarians are always humanitarians. They work for the society. They are giving knowledge to people, so they are helping the society. Right? There's always they have a collective mindset, and they are always distributing knowledge. Right? So Aquarius carries emotional depth, but always remains detached, like a pot holding water, but not becoming water. So this person is only giving water. The person is not becoming water. That means they have an emotional depth, but they never show those emotions. They will always remain detached. Right? So Aquarians feel deeply, but don't show it. They'll hold emotions. That's it. So in this case, Saturn is the ruler of Aquarius also, and Saturn is what gives structure to Aquarius. Right? So in this case, the structure is the pot. Okay. Let's say Rahu. Rahu is all about expansion. राहु को जो भी मिलता है वो expand कर डालते हैं. तो Rahu comes and sits in Aquarius. So Rahu then will start making Aquarius distribute knowledge. They'll make it expand. So if Aquarius was distributing knowledge to 4 people, Rahu will make it 400 people through technology. So Rahu is always futuristic. Rahu is always about modern technologies and being futuristic. So whoever this person's chart, this person is, जिसके chart में Aquarius में Rahu है. So they will always use modern technology to distribute knowledge to lots of people. Alright. So next, let's move to Pisces, and the last one of the zodiac. So whenever you think about Pisces, जब भी आप Pisces के बारे में सोचते हो, you'll have to know that there are 2 fish in the symbol, and one fish is going up, one fish is going down, right? So a fish is always emotions. So Pisces people are always full of emotions, but it's 2 fish. So one fish is trying to go outside, and one fish is trying to go inside, right? So one thing, Pisces always represents the subconscious and imagination and intuition, because both fish are in water, right? But the one fish is trying to go out, on the second fish is trying to be inside or go deep, right? So one fish is said to be going into the physical world, and one fish is said to be going into the spiritual world. So you are always blown or pulled between the 2 worlds, the physical world and the spiritual world. So one of the most important things about Pisces, they are very imaginative, and they like to live in their own worlds.
So they're always there in their own world. They have a deep inner world. They're always in their subconscious. Right? They have dual emotional flow, as we said. One is going into the physical world and one is going into the spiritual world. Right? One most important thing about Pisces, they always go along with the water. There are very few fishes that go against the flow, right? So usually fish goes along with the flow. They flow. Sometimes you see some people who are so living so well. They're so just flowing. उनको देख के ऐसा लगता है they are just flowing in life, right? So they are the Pisces people. So they are always flowing like they flow in the water. They do not resist water. So that's one of the things that you need to know about Pisces. Now that we've seen 12 different zodiacs, in the next chapter, what we are going to see is when a planet is placed in a certain sign, does it get more power? Does it get less power? So we'll just go through one simple chart which shows which planet gets a lot of power in which zodiac and which planet doesn't get power in which zodiac. Right? So we'll see that in the next chapter.